अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जदोई। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर बात करेंगे कि अभी क्या सिचुएशन जो है बन रही है और खलीजी ममालिक की जानिब से इस पर क्या तज्ज़िये तबसरे किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है, जिसके नतीजे में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है और कई दहशत गर्दों की पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं। अब आगे मजीद क्या हिकमत अमली है पाक फौज की सिक्योरिटी फोर्सेस को जो कामयाबी मिली है और ये ऑपरेशन अब कब तक जारी रहेगा, इस मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे तेल और गैस का बहरान पैदा होने वाला है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली बनाई है और पाकिस्तान के पास तेल और गैस के जो ज़खायर मौजूद हैं, क्या हमारे जो ज़खायर मौजूद हैं हमारे पास वो इस बहरान को कम कर सकते हैं, इस मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमले जारी हैं और इस जंग को एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि तेहरान में इस वक्त अमेरिका इसराइली हमले जारी हैं और बड़ी पैमाने पर तबाही जो है वो देखी जा रही है। 43 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा जो है इसराइली मीडिया कर रहा है और इसके साथ ही साथ तल अबीब में भी तबाही के मनाजिर देखे जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और नुकसान दोनों तरफ से ही देखा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, जो अमरीकी या इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि ईरान को अब तक इस जंग में बरतरी हासिल है, आपको क्या लगता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तरीके से जंग अनफोल्ड हो चुकी है और इनिशियली जो ईरान ने इसको एब्जॉर्ब भी किया है, स्टिल जो हमले हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके बाद उनका हम वी हैव सीन कि जो उनका एक स्विफ्ट काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च हुआ था, नॉट ओनली अगेंस्ट इसराइल के अगेंस्ट, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज थे जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट था या बेसिस थे, वहाँ पे भी स्ट्राइक्स हुए हैं। सो उससे ये है कि अब जंग जो है वो एक हफ्ता हुआ है, उसके अंदर देखिए 3000 टारगेट्स वो क्लेम कर रहे हैं, जो अमेरिका और इजरायली जो कोलिशन है इन्होंने उसको एंगेज किया है और इसके साथ देशट कि हमने अपनी नेवी को ऑलमोस्ट खत्म किया है। एंड बट स्टिल जो है देखें कि जो वो कंसेप्ट था, जो उनका आइडिया था शुरू में जिस मकसद के लेके आए थे, कि लेकिन वो ऐसा कोई अचीव नहीं कर सके हैं कि रजीम चेंज करना चाह रहे थे, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे थे। गवर्नमेंट सारे इंटेक्ट है, लाइन ऑफ सक्सेशन वहाँ पे है, गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है और इनका जो अपने जो इम्पोर्टेंट जो पोटेंशियल वेपन सिस्टम है, दैट इज ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, वो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान हैज प्रिवेंटेड जो कुछ कर सकता था और प्रिवेल कर गया है। देखिए इनकी स्ट्रेटेजी यही रही थी कि प्रेशर रखना था स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो कॉस्ट ऑफ वार जो है उनके लिए बढ़ा दी है, नॉट ओनली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल बट आल्सो गल्फ कंट्रीज। आज आप देखें गल्फ कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका इस पर कोई शेड्यूल दे और बताए कि वो कब इसको ख़त्म करेगा। कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने भी कहा कि बड़ी सीरियस क्राइसिस हो सकते हैं, फूड शॉर्टेज हो सकती है गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या एविएशन इंडस्ट्री के थ्रू सब कुछ बंद है। तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है ट्रंप के ऊपर और जो लाइक उन्होंने जिस तरह कहा दे विल टेक 4 to 6 वीक्स। तो एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि जो मकासद वो थे वो हासिल नहीं कर सके हैं। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे एक सवाल सर ये पैदा होता है, आप क्योंकि खुद भी माशाल्लाह से एक एक्स आर्मी मैन हैं, एक्सपर्ट हैं, ये फरमाइएगा कि ईरान का जो जवाब है क्या आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक है या आपकी तवक्को से बढ़ के? दूसरा, क्या अमेरिका इस जंग को ख़त्म करेगा या फिर रूस यूक्रेन की तरह, जिसको अब 4 साल गुजर चुके हैं, ये भी एक प्रोलॉन्ग कर? तवक्को से बढ़ के रिस्पॉन्स गया है, लेकिन जिस तरह हमने स्टडीज देखी हैं उसमें यह था कि जब पिछले साल 12 दिन की जंग जो हुई उसके फौरन बाद ईरान ने जो तरजीह दी, प्रायोरिटी थी उनकी, वो उनका मिसाइल सिस्टम को रिस्टोर करना था, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। न्यूक्लियर उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी पर रखा हुआ था। सो वो पोटेंशियल उनको पता था। आज दुनिया मानती है, देखें कि ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है 2000 किलोमीटर के इनके पास रेंज के हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, फतह सीरीज के हैं, वो जाके हिट कर सकते हैं। तो एक अब उन्होंने रिसेंटली कुछ किए हैं, लेकिन स्टिल दे हैव द कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिकन क्लेम कर रहे हैं कि द मिसाइल अटैक्स में 90% रिडक्शन हुई है,
लेकिन फिर ये भी मानते हैं कि मार्को रूबियो ने कहा कि वो एक साल में अबाउट 30, एक महीने में 30 मिसाइल्स को बना भी सकते हैं। और इसी तरह ड्रोन्स जो है, देखिए उनके पास जो लीथल वेपन सिस्टम है, वो दुनिया मानती है कि जो ड्रोन शायद 136 है, उसकी बहुत बड़ी एक, आप समझ लें कि एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी है दुनिया में। और इसके अलावा और देखें कि जिस तरीके से वो यूज करते हैं दुनिया के लिए कि दिस इज द एयर फोर्स ऑफ इंडिया, ईरान, तो उसका इतना इम्पैक्ट है। देखिए एक ड्रोन जो है 136 जो बनता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम गया तो $50,000 पे है। जब आप इसको काउंटर करते हैं गिराने के लिए, आप पेट्रियाट यूज करते हैं $1 मिलियन, थर्ड को यूज करते हैं $10 मिलियन का। तो आप देखें कॉस्ट कितना वो है। अब तो सवाल ये उठ रहे हैं, क्या अभी आप देखें कि प्रायोरिटी अमेरिका दे रहा है इसराइल को, क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम जो उनका है वहां पे ये इंटरसेप्टर्स वहां पे जा रहे हैं। अब अरब ममालिक जो है इनके पास शॉर्टेज हो रही है, तो ये भी रियलाइजेशन इधर भी आ रही है कि भाई हम जो डिपेंडेंट है ऑन अमेरिका पे फॉर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए, अब तो वहां से उन्हें का ये हालात है कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे दो सवाल बड़े अहम हैं जो आपकी गुफ्तगू से समझ में आते हैं। पहली बात तो ये कि तमाम तर टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद ऐसा महसूस होता है कि शायद आयरन डोम तक जो है वो फ्लॉप हो गया, और ईरान इतनी खूबसूरती के साथ अपने हथियार इस्तेमाल कर रहा है, उनको जो है ना समझ नहीं आ रही, और वो वहाँ इसराइल पे भी अटैक करने में कामयाब हो रहा है। दूसरा सर, ये जो आपने जिक्र ये किया क्या उस अमेरिका का और ख़ास तौर पे गल्फ़ का, तो क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो मिडल ईस्ट ममालिक में अब मज़ीद बेहतर होगी, और सऊदी अरब जो है जिस तरह से उसने बर वक्त दिफाई मुआहदा कर लिया था पाकिस्तान के साथ, अब अमेरिका पे जो उनका एतकाद है वो शायद इस कम और पाकिस्तान की तरफ उनका रुजू ज़्यादा हो। बिल्कुल, ये दो चीजें हैं इसमें। एक देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक तो पाकिस्तान ने जिस तरह डिप्लोमेसी अभी की इन हालात में, जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया है कि जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किए हैं। अब देखें कि इंडियन, अभी मैं सुन रहा था जो उनके फॉर्मर राज चीफ है विक्रम सूद, तो उनका कहना था कि जो अगर हमने डिप्लोमेसी सीखनी है या एफर्ट्स सीखने हैं, वो उन्होंने कहा पाकिस्तान से सीखें। कुछ अर्सा पहले उनके एक जनरल ने कहा था अगर हमने मीडिया को सीखना है तो हम उनके आईएसपीआर से सीखें। तो मेरे ख्याल में ये हमारे क्रेडिट में चीजें जाती है कि हम जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ईरान को भी ऑन बोर्ड रखा है, सऊदी अरब को भी ऑन बोर्ड रखा है, और जिस तरह सऊदीज ने भी आपने देखा स्टेटमेंट दी है, दे विल नॉट अलाउ कि सऊदी साइल टू बी यूज अगेंस्ट ईरानीज। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एक वो हम तरीका कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल प्लेयर बन चुका है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल प्लेयर बन चुका है। मसूद अहमद खान साहब बात ही रहिएगा। फैसल शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, रियर एडमिरल हैं और दिफाई तजियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल शाह साहब आपके टाइम का। क्या लगता है आपको जो सिचुएशन अब बन चुकी है, ईरान अमेरिका के मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं, और सबसे बड़ी बात आबनाए हुर्मुज़ जो है इस वक्त बंद है, इसके बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं। पासदार इंकलाब ने भी इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है कि एक दफ़ा अमरीकी बहरी जहाज़ यहाँ पर आकर तो दिखाएं। तो क्या लगता है आपको कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद चीन को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि चीन ज़ाहिर है सबसे बड़ा इम्पोर्टर है? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहले तो ये समझ लें कि ये हो क्या रहा है और किस तरफ जा रहा है। देखिए ये वॉर जो है ये ईरान के लिए तो वॉर ऑफ सर्वाइवल है, डू एंड डाई है उसके लिए। तो उसने तो लड़ना है आखिरी टाइम तक, और जो उसके पास हरबा है वो उसने इस्तेमाल करना है। और ईरान इस वॉर की तैयारी करता रहा है, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इस वॉर के हिसाब से बिल्कुल मौजूद, क्योंकि वो यहाँ पे स्टेशनड है और वो एक डिफेंसिव पोजीशन में है, तो उसने उसी हिसाब से अपनी सारी कैपेबिलिटी भी डेवलप की है, अपना सारा माइंडसेट भी बनाया है और अपनी सारी स्ट्रेटेजी भी बनाई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस और इजराइल हैं जिनके लिए ये वॉर ऑफ चॉइस है। उन्होंने ये चूज करके सिलेक्ट करके वॉर की है, और ये उम्मीद की जाती है जब आप वॉर ऑफ चॉइस होती है तो आप आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आप उसकी तैयारी करके आएंगे। आपके पास वो सारा इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म होगा, आपके पास वो स्ट्रेटेजी होगी, आपके पास वो सारा तरीकाकार होगा जिससे आप इस वॉर को जीतना चाहें। हुआ क्या है कि यूएस और इजराइल आ तो गए हैं इस वॉर में। खास तौर पे जो यूएस है वो बहुत ही जल्दी में और हेस्ट में आ गया है, सिर्फ अपना मिलिट्री माइट
के बलबूते पर कि मेरे पास इतना सामान है तो मैं यहाँ पे आके ये 2-3 दिन में काम निपटा दूं। अब यूएस फंस गया है। और मैं इस वॉर के शुरू होने से पहले से, जब से इसकी बातें हो रही थी, बादल मंडरा रहे थे, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये वॉर आके फंस जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जहां पे ईरान की कैपेबिलिटी अनमैच्ड बिकॉज उसकी ज्योग्राफी अनमैच्ड है पर्शियन गल्फ में, और इस ज्योग्राफी का ईरान ने भरपूर फायदा उठाया है और उसने इस वक्त दुनिया की शहरक पे हाथ रखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि ईरान ने सिर्फ ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उसने ना वहां पे कोई माइंस डाली है, ना उसने कोई जहाज स्कटल किया है, लेकिन दुनिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज करना छोड़ दिया, इसलिए कि सबको पता है कि ईरान की कैपेबिलिटी है कि अगर उन्होंने कह दिया है कि यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता तो यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। अच्छा शाह साहब, और ये अब अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। शाह साहब, यहाँ पे दो चीज़ें आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। एक तो ये कि वाशिंगटन पोस्ट ये जो दावा कर रहा है कि रूस जो गैबी मदद कर रहा है, रूस इंटेलिजेंस सारी जो है वो ईरान को मुहैया कर रहा है, इस पे थोड़ा सा आप कर दें। और दूसरा, क्योंकि आप खुद नेवी में रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, ये फरमाइएगा कि अब्राहम लिंकन और इतने बड़े बड़े बहरी बेरे पहले आए और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से उनको टैकल किया, तो ये आप इस नुकसान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो रूस का रोना रोया जा रहा है या चाइना का रोना रोया जा रहा है, ये बिल्कुल वही है जो मई 2025 में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर रोना रोया जा रहा था कि जी पाकिस्तान तो अकेले लड़ नहीं रहा है, पाकिस्तान तो बेसिकली उसकी तो तुर्की मदद कर रहा है, उसकी तो चाइना मदद कर रहा है, उसको तो और गैबी मदद आ रही है कहीं से। तो जब आप जंग के लिए जाते हैं तो आप इन तमाम महरक़ात को मद्देनजर रखते हैं। अगर अमेरिका यहाँ जंग के लिए आया है तो उसने ये सारी चीजें देखी होंगी कि अगर रूस ईरान की मदद करेगा तो किस किस्म की करेगा, चाइना करेगा तो किस किस्म की करेगा, या ईरान अकेला लड़ेगा तो मैंने किस किस्म की तैयारी करके जाना है और उसको कैसे टैकल करना है। तो अब ये रोना है कि जी रूस कुछ दे रहा है, चाइना कुछ दे रहा है, मेरा ख्याल है ये बेसूद है, ये बेफायदा है, इसका कोई सर पैर नहीं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि बहरी बेड़ों की, देखें ईरान की जो पोजीशन मैंने आपको बताई है वो बड़ी मजबूत है और उसकी 2 नेवीज हैं। एक उसकी नेवी जो अर्तिश नेवी है उसमें बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका मुकाबला ईरानियन यूएस नेवी से नहीं किया जा सकता क्योंकि यूएस नेवी की ताकत उनके मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो जो जहाज बैरी बेड़ा डिबोरा है यूएस का, वो ये अर्तिश नेवी के जहाज हैं जो डिबोरा है, लेकिन जो पासदारान इनकलाब की नेवी है उसका इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मसूद अहमद खान साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका खुद कह रहा है कि रशिया जो है ईरान की मदद कर रहा है और इसी मदद के तहत जो है ईरानी फौजी अड्डों को निशाना भी बना रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका के मामला चीन और रशिया के साथ आगे जाके किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि चीन और रशिया कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट तो कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए उनको भी पता है कि वो कर रहे हैं, जिस तरह बैदूस सिस्टम है, इवन जो F-15 गिराए गए हैं उसमें भी बताया जा रहा है इनकी मदद शामिल थी। सो देखिए रशिया की बड़ी ख्वाहिश होगी, जिस तरह के रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन में, वहाँ पे अमेरिकन सपोर्ट शुरू में रही है, यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट वहाँ पे रही है, तो वो बदला भी लेना चाहता है, वो एम्बेरस भी करना चाहता है अमेरिका को। तो देयरफॉर वो तमाम बिहाइंड द सीन वो मदद करेंगे। इवन वार जंग से लड़ाई से पहले इनके देखिए जो कार्गो जहाज जितने आए हैं, चाइना से आए हैं, रशिया से आए हैं, पहले S-300 था, अभी यही बता रहे S-3 था, S-400 भी उनके कहते डिलीवर किया गया है। तो वो सिस्टम ऐसा है कि जी इस मदद तो इनकी तरफ से आती रहेगी और अमेरिकन को भी पता है, दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग इनके कमांडर्स वगैरह से भी। तो उन्होंने कहा कि ये चीजें हो सकती है, उन्होंने कहा ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट देखें कि ऑन ग्राउंड में ईरान ही है जो लड़ना है, जिसने ये जो ऑनस्लॉट है, जो इन्वेजन हुआ है, मेरा ख्याल में उन्होंने अभी तक साबित किया है कि वो बड़े स्टेडफास्ट है और अकॉर्डिंगली वो अपना आप को डिफेंड भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक नई डेवलपमेंट जो मेरा ख्याल में एक इशारा जो समझने हो रही है, दैट इज बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की गई है, और स्पेशली जो कुर्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और खासतौर पर कुर्द देखें, दे आर 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, 80 लाख इनकी आबादी है, और नॉर्थ में और वेस्ट में ये इनकी आबादी है, कुर्दिस्तान में ये लोग मौजूद हैं और किरमान शाह में मौजूद हैं, इसके अलावा इलाम है जो सुबह है उसमें वहाँ पे मौजूद है।
फिर ये बॉर्डर के इराक के उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ इराक है, तो वहां पे भी कुर्द है, और कुर्द उस एरिया में नो प्लेस नोन एज अरबिल, वहां पे 2 यूएस बेसिस हैं और पिछले 10-15 साल से वो ऑपरेट कर रहे हैं। सो लॉन्चिंग पैड लाइकली वो जब वहां पे बनेगा और वहां से वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो देयर इज एक फोर्स वहां पे है, पेशमर्ग, रेडी टू फेस डेथ, उनको वो कहते हैं, वो लॉन्च करना चाहते हैं। 1.5 से 2 लाख उनकी स्ट्रेंथ है, वो भी शामिल होंगे, यहाँ पे कुर्द शामिल होंगे। सो वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहेंगे कि ईरान में जिस तरह अल्टीमेट जो इनके ख्वाहिश है कि फ्रेगमेंटेशन हो, कोई अलग थलग हो, कोई अलग कोई अनाउंसमेंट हो जाए। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि यहाँ पे क्या आप नहीं समझते कि अमेरिका अब शायद इतने दिनों में डेस्परेट भी हो गया, उसको वो कामयाबी नहीं मिली जो वो समझ के, जैसे अभी फैसल शाह साहब भी कह रहे थे कि उसका ख्याल था कि इतनी बड़ी मेरी फौज है, मैं आके पता नहीं क्या कर लूँगा। इसी वजह से ये जो बातें आ रही हैं कि डोम्सडे के हवाले से भी, और अमेरिका जो है अब 50 साल के बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी सोच रहा है कि, और उसने तजर्बा किया है, क्या आप ये समझते हैं कि इस तरह का भी कोई हरबा अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है? देखें, वो मुश्किल है, वो नामुमकिन सी बात है, लेकिन वो होगा नहीं। देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेशर बड़ा अमेरिका पे बिल्ड हो रहा है, ट्रंप के ऊपर बड़ा प्रेशर है। डिस्पाइट द फैक्ट कांग्रेस से, सेनेट से उन्होंने अप्रूवल ली है, लेकिन बड़े मुश्किल से मिली है। लेकिन पब्लिक ओपिनियन आप देखें ना कि 21% दे आर सपोर्टिंग ये हमले जो हुए हैं इसके बाद। आप देखें, मुझे लगता ये है, अभी तो उन्होंने देखे अटेंशन डाइवर्ट करने की बात की, उन्होंने कहा नेक्स्ट टारगेट क्यूबा है, और क्यूबा के लिए उन्होंने कहा मार्को रूबियो को मैंने टास्क किया है और हम उस पर डील करना चाहेंगे। और आप देखेंगे नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर अंदर वो अभी इससे पीछे हटने की कोशिश करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप, और विक्ट्री अपनी डिक्लेयर कर देगा कि हमने अपने मकासद हासिल किए हैं, उनके मिसाइल साइट खत्म कर दिए हैं, उनके न्यूक्लियर साइट्स को ओब्लिटरेट कर दिया है, और वहां पे हमने जो उनके प्रॉक्सीज को डिग्रेड कर दिया, कह के ये पीछे हट जाएंगे। एक टैक्टिक्स वो कोशिश करेगा, क्योंकि प्रेशर बड़ा बिल्ड हो रहा है और नेगेटिव इम्प्लीकेशन है अमेरिका के अंदर, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अब चांसेस लाइकली ये है, आप देखेंगे। अच्छा, फैसल शाह साहब आप फरमाइएगा सर कि जो इंडिया का किरदार है इस सारे मामले में, और जिस तरह से उस बहरी जहाज़ को तबाह किया गया जो कि बिल्कुल जंग का हिस्सा भी नहीं था, इंडिया के साथ जंगी मशकों में हिस्सा लेके जा रहा था, इस सारे मामले पे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है सर? आपका बहुत रेलेवेंट सवाल है और इस पे हम लोग कम बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें देखने की जरूरत है कि इंडिया ने कैसे हेल्प किया है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को कि वो ईरानियन जहाजों को टारगेट करे। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो ईरानियन जहाज थे, ये एक्चुअली 3 जहाज थे, इसमें एक टैंकर था और 2 वॉरशिप्स थे, और ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में इंडिया में पार्टिसिपेट करने गए थे, और ये तकरीबन 15 फरवरी से पहले वहां पहुंच गए थे, और उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को भी मदऊ किया गया था, जिन्होंने आना था, और एंड टाइम पे उन्होंने आने से इनकार कर दिया, वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उनके जहन में ये शायद पहले चीज थी कि हम इसमें पार्टिसिपेट अगर करेंगे तो उसके बाद हम ईरान के साथ इस तरह के मामला नहीं कर सकेंगे, उनको टारगेट नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जब ये शिप विशाखापट्टनम हार्बर से निकले हैं, तो यकीनन ये इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी की तरफ से यूएस नेवी को पास की गई होगी कि ईरानियन शिप्स यहां से निकल गए। और जब आपको ये पता हो कि शिप्स किस टाइम पे हार्बर से निकले हैं और उनकी अगली मंजिल क्या है, इन शिप्स की अगली मंजिल कोलंबो थी, तो अगली मंजिल क्या है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनका पैसेज, और आप ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम में ये शिप्स एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद, ये दुनिया में कोई भी कर सकता है। तो जब यूएस नेवी को यह पता चल गया कि ये शिप्स किस वक्त निकले विशाखापट्टनम हार्बर से, तो उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जहां पे इनको अटैक किया गया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, उस इंटरेस्टिंग चीज है उसमें, वो श्रीलंका के साउथ में इनको किया गया है। जैसे ही ये इंडिया की जुरिस्डिक्शन से बाहर आए हैं, इनको अटैक कर दिया गया। इनको इंडिया की कोस्ट के सामने भी अटैक किया जा सकता था, लेकिन उससे इंडिया के ऊपर ब्लेम आता, इंडिया को शर्मिंदगी होती, तो इंडिया को शर्मिंदगी से बचाया गया। फिर इसको अटैक करने के बाद जो सर्च एंड रेस्क्यू की एफर्ट्स होती, उसका सारा बर्डन इंडियन नेवी पे आ जाता, इंडियन नेवी को उससे बचाया गया। तो ये गठजोड़ है इंडिया का इजराइल और यूएस के साथ, और ईरानियों को उसने पीठ में जो छुरा घोंपा है
वो ये हमें सामने लाने की जरूरत है, हमें इस पे बात करने की जरूरत है। और फिर इन शिप्स को कोलंबो में जाने से पहले अटैक किया गया, क्योंकि अगर ये कोलंबो में चले जाते श्रीलंका की कैपिटल में, तो हो सकता है ये वहां से दोबारा ना निकलते अपने मुल्क के लिए, क्योंकि वहां पे जंग लगी हुई है और हालात खराब है और वहां इनके डूबने के ज्यादा चांसेस थे। तो ये कोलंबो में जाने से पहले इनको अटैक किया। एक और अफसोसनाक बात यह है कि इसके ऊपर कैडेट्स मौजूद थे ईरानियन नेवी के, जो कि सी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, और इन शिप्स के पास आर्म्स और एमुनिशन नहीं थे जो कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो इनके पास होने चाहिए थे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट करने गए हुए थे और एक ट्रेनिंग पैसेज था इनका, कोई इनका कॉम्बैट पैसेज नहीं था। तो ये तमाम चीजों को अगर आप डॉट्स मिलाएं तो आपको इंडिया का किरदार इसमें बहुत ही घिनौना नजर आएगा। ब्रिगेडियर टाइम मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मजीद हम अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है, इस पर मजीद क्या अपडेट्स हैं, इस मामले पर बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है कि अफगान रजीम राह रास्त पर आ जाएगी, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सर, अब थोड़ा सा पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करते हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों को निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है। तो क्या समझते हैं, पाक फ़ौज को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं और दहशत गर्दों की कई पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? क्या अफ़गान रजीम या अफ़गानिस्तान अब इससे सबक हासिल करेगा? देखिए, पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है ना, उसके दो प्रॉन्ग्स हैं, दो फ्रंट हैं। एक इंटरनल फ्रंट है और एक एक्सटर्नल फ्रंट है। तो इंटरनल फ्रंट पे तो हम लड़ रहे हैं मुल्क के अंदर, उनको डिफीट भी दे रहे हैं, खुद भी जाने दे रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट को भी मैनेज करने की जरूरत है। और हमने एक्सटर्नल फ्रंट को पहले डिप्लोमेटिकली मैनेज किया। हमने पहले अफगान तालिबान रजीम को डायरेक्ट कांटेक्ट किया और उनसे बातचीत की और उनको बताया कि आपकी सरजमीन से ये सब कुछ हो रहा है, ये सबूत हैं, इनको रोकें। बहुत हमने लिहाज किया। उसके बाद हमने अपने दोस्तों को इन्वॉल्व किया, कतर को, तुर्की को, सऊदी अरब को, और उनसे मैसेजिंग करवाई, उनके साथ बिठाया। मान भी गए, लेकिन लिख लिख के देने को तैयार नहीं थे और काम करने को तैयार नहीं थे। वो भी फेल हो गया। देखिए, फिर पाकिस्तान को एक्सटर्नल फ्रंट भी मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वो नहीं मैनेज करेंगे तो आपके इंटरनल फ्रंट पे जो कामयाबियां आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी टेररिस्ट की। तो हमें वो सप्लाई चेन और वो जो बेस है उनका, उसको खत्म करने की जरूरत है। अब आप देखिए कि 23 फरवरी 2026 को रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में 23,000 एक्टिव टेररिस्ट है, 23,000 एक्टिव टेररिस्ट, और उसमें से सबसे ज्यादा तादाद टीटीपी की है जो 5 से 7,000 जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है। तो पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में जाके टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है, उनको वहां खत्म कर रहा है, तो ये पाकिस्तान ना सिर्फ अपने लिए कर रहा है बल्कि अफगान तालिबान रजीम के लिए भी कर रहा है, क्योंकि वो इसको नहीं कर पा रहे हैं। पूरे सेंट्रल एशिया के लिए कर रहा है, रशिया के लिए कर रहा है, तुर्की और गल्फ और ईरान के लिए। ब्रिगेडियर साहब, इसलिए कि अगर अफगानिस्तान को ऐसे छोड़ दिया गया तो ये दोबारा हॉट बेड ऑफ टेररिज्म बन जाएगा और यहाँ से टेररिज्म फिर इन सब जगहों पे जाएगा। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं, टीटीपी, प्रो टीटीपी और एंटी टीटीपी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये कि आपके नज़दीक अफगान तालिबान रजीम के मसले का मुस्तकिल हल क्या है? क्या पाकिस्तान को भी वहाँ पे अब इतनी कार्रवाई के बाद मुस्तकिल हल से पहले पीछे हटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान मुस्तकिल हल के तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा अकॉर्ड। अभी देखा ना कि इंटरम गवर्नमेंट है, ये एक जत्थे की हुकूमत है और ये दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द इंटायर पॉपुलेशन या एथनिसिटीज ऑफ अफगानिस्तान है। वो 58% बाहर बैठे हुए हैं। सो एक ग्रुप है, एक कंधार में कैलिफेट है, काबुल में पॉलिटिकल पावर वाले बैठे हैं, आपस में इनकी लगती नहीं है, रैक्चर है, ग्रुप बंदियां हैं, दूसरे के खिलाफ हैं। और फिर ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में फितना और खारिज का ग्रुप कौन किसको यूज करेगा इन केस देयर इज अ सिविल वार। टीटीपी नूर वाली महसूद ग्रुप किसकी तरफ जाएगा, गुल बहादुर ग्रुप किस तरफ जाएगा,
हक्कानी भी सपोर्ट कर रहा है, मुल्ला याकूब भी कर रहा है। आज मुल्ला याकूब ने कल भी इवन दे स्टिल दे आर इन डिनाइल मोड, वो भी उसने इंटरव्यू दिया है कि जी हमारे पास यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान हैज मेड इट वेरी क्लियर कि ये ऑपरेशन जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, इट विल कंटिन्यू टिल वी अचीव आवर गोल्स, और इसको हम एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। ये ऑपरेशन लेंथी भी हो सकता है। जब तक आप देखें कि जो आपने आपने हमने बॉर्डर रीजन्स पे क्लियरेंस की है, वहां पे लॉन्चिंग पैड्स पे गए हैं, ट्रेनिंग एरियाज में गए हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स में गए हैं, अब पीछे गए हैं जहां पे इनके मेन हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे अफगान तालिबान रजीम की सपोर्ट हासिल है, या इनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री चेक जो एरियाज हैं, तो वहां पे भी टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह कल खोस्त में किया है, नंगहार में किया है, या बगराम एयरबेस पे किया है, कंदहार पे किया है। सो ऑपरेशन विल कंटिन्यू, लेकिन ऑपरेशन हमारा बड़ा एक्यूरेट है और प्रिसिशन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, सिविलियन टारगेट्स को हम हिट नहीं कर रहे हैं। वी आर काउंटर टेररिज्म। हाँ, लेकिन ब्रिगेडियर साहब यहाँ एक चीज़ ये भी बड़ी अहम है कि जैसे आपने कहा कि हमारा तो बड़ा जो है ना टारगेटेड ऑपरेशन है। इस वक्त अफगानिस्तान में 4 सूबों में तो तसादम चल रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान से जंग की अपील भी की है, लेकिन पाकिस्तान ने जिसको रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरी तरफ मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ भी बगावत की खबरें हैं। ऐसे में क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को वाह खान की जो पट्टी है उसका भी कंट्रोल हासिल करना चाहिए, इस बारे में भी सोचना चाहिए? जी हाँ, लाइकली मैंने ये पहले भी कई दफ़ा कहा है कि लाइकली है कि हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास से हम इसको टेक ओवर कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका 114 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है, वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के साथ है, और वहाँ पे वही लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में लोग हैं, या वाकई हैं, या इसके बाद किर्गिज नस्ल के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। सो वो तो आप देखें एक पट्टी है, लाइकली ऊपर ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान को आपने देखा हो जिस तरीके से दहशतगर्दी उन्होंने करवाई है, और साथ ही चाइना का बॉर्डर है, 92 किलोमीटर बॉर्डर वहां से चाइना शेयर कर सकता है। तो यू कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी, अगर इस तरह के हालात वाकयात रहेंगे। अफगानिस्तान एपिक सेंटर बन भी चुका है, स्टिल इट इज इंक्यूबेटर भी है, और दहशतगर्दी होती रहती है, तो पाकिस्तान के पास आर्टिकल 51 के तहत ये हम ये चीजें कर सकते हैं। पर स्टिल हम एक और ऑप्शन भी है, हम एक बफर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह तुर्किया ने किया शाम में। जब देखें वहां से PKK वाले दहशतगर्द हमले कर रहे थे तुर्किया में, फिर तुर्किया ने इन्वेड किया नदर्न अफगानिस्तान उसको, सीरिया को, तो दे वेंट 30 किलोमीटर इनसाइड, और वहां जाके बफर क्रिएट करके बैठ गए। इसके बाद वहां कोई दहशतगर्द हमले नहीं हुए। और आज आप देखेंगे पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशन 8वां दिन है, आप देखें कि हमारे यहाँ पे वेरी रेयरली हमला कोई हुआ होगा, बाकी कोई सुसाइड हमला नहीं हुआ है, कोई व्हीकल बोम हमला नहीं हुआ है। आपने फैसल शाह साहब, अब आपने जिस तरह से अभी जिक्र भी किया एक रशियन रिपोर्ट का कि तकरीबन 23,000 से ज़ायद एक्टिव टेररिस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और 20 से ज़ायद वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें भी मौजूद है। इस हवाले से फैक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इस पर तशवीश का इजहार भी किया जाता रहा, लेकिन उस तरह से कार्रवाई किसी मुल्क की जानिब से नहीं की गई उस तरह से। तो क्या समझते हैं, क्यों आलमी तौर पर सब कुछ जानते हुए भी खामोशी रही? शाह साहब यहाँ एक बात ये भी शामिल कर लें कि इवन यूनाइटेड नेशन जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 21 के करीब वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, और ये अफगान तालिबान रजीम तो खुद मास्टर प्रॉक्सी है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि ये तो बेसिकली फैसिलिटेटर हैं, ये पैसे दे रहे हैं और उनको मतलब पैटर्नेज दे रहे हैं, उनको यहाँ पे हाइड आउट प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर यहाँ से वो जहाँ चाहते हैं कार्रवाइयाँ करते हैं। बाकी लोग इसलिए मुझे लगता है कि नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो अभी तक अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उनको जो आने वाला खतरा है या आने वाले खतरात हैं उनसे बेसिकली वो उसका इदराक नहीं कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि अगर ये इनको हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये यहाँ पे पलते फूलते रहेंगे, और फिर यहाँ से जहाँ चाहेंगे वो कार्रवाइयां करना शुरू कर देंगे। उसमें सेंट्रल एशिया भी है, उसमें रशिया तक वो पहुंच सकते हैं। और इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि देखें, बाकी तमाम मुल्कों के मुकाबले में रशिया को मैं क्रेडिट देता हूं कि उसकी एक फोरसाइट है, उसने ये चीज देखी है और उसने उसके बारे में रिपोर्ट भी शाया की है, कंसर्न भी अपना शो किया है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक नेचुरल कन्वर्जेंस है कि अगर अफगानिस्तान को हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये रशिया तक इसका जो
ये काम है टेररिस्ट के, ये टेररिज्म फैल जाएगा। तो रशियन इसमें कंसर्न है, पाकिस्तान कंसर्न है, और पाकिस्तान ने जो बाकी ममालिक हैं खित्ते के, उनको भी बेसिकली ये इदराक करने की कोशिश की है। लेकिन आप देखें कि इस वक्त खित्ते में एक और साउथ में जंग चल रही है ईरान की, और उसमें तकरीबन सारा खित्ता इन्वॉल्व हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त सबकी तवज्जो वहां पर है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, जो पाकिस्तान का ऑपरेशन अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ है और टीटीपी के खिलाफ हुआ है, ये उभर के सामने आ जाएगा, और मुझे लगता है कि बाकी मुल्कों की भी इसमें सपोर्ट शामिल हो जाएगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिर में जरा जल्दी से मुख्तसर सा ये बता दें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो सऊदी अरब का दौरा किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? उनकी वहाँ वज़ीर दिफा से भी मुलाकात हुई है, तो पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक्सप्लेन किया था कि मिलिट्री डिप्लोमेसी भी चल रही है, और साथ साथ पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा कर रही है। और यकीनन पाकिस्तान देखे कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, और जिसके लिए इवन जो गल्फ कंट्रीज में है, और फिर जिस तरीके देखिए इट वॉज बिकॉज ऑफ आवर डिप्लोमेसी की जो वहाँ पे सऊदीज ने कहा कि हम अपना सॉइल को अलाउ नहीं करेंगे टू बी यूज अगेंस्ट ईरान। सिमिलरली ईरान ने भी रियलाइज किया है, दैट्स वाई देखिए एक अंडरस्टैंडिंग है। सो हमारा एक है डिप्लोमेटिक, हम चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग दरमियान में ना हो, और एक हम प्रेशर समझ लेके डेवलप हो, अमेरिका को मजबूर किया जाए कि अल्टीमेटली बैठ जाए, बातचीत के जरिए एक चीज़ आप आपस में सेटल करें। बिल्कुल, खित्ते में अमन के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। बहुत का ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे मादनियात और कुदरती वसाइल के दरियाफ्त के हवाले से खुश आइंद पेशरफ्त हुई है, इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। तेल और गैस के बहरान में शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में पाकिस्तान के पास तेल और गैस के जो ज़खायर मौजूद हैं उनसे किस तरह से मदद ली जा सकती है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल हनान ग्लोबल माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ तो तेल और गैस के ज़खायर में हम देख रहे हैं कि बहरान पैदा होने वाला है, और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के पास जो तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, क्या उनसे मदद ली जा सकती है, वो मददगार साबित हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें ज़ैनब, इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी जो लोकल एक्सप्लोरेशन है वो डेली की कितनी और हमारी डिमांड कितनी है। हमारी जो जनरली एवरेज ऑयल की डिमांड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख से लेकर 4 लाख बैरल पर डे ऑयल की डिमांड है, और हम तकरीबन 60 से 80-90 हज़ार बैरल पर डे लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अभी हम जो हमारी डेली डिमांड है उसको मीट अप नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पे डिपेंड करते हैं। और इसी तरह हमारी जो गैस की ऑन एवरेज डिमांड है वो तकरीबन 9 से 10 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, और हम इसका तकरीबन कोई 40 to 50% तक इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो डेफिसिट है ये आने वाले टाइम में तो पूरा हो सकता है, लेकिन एकदम पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये चीज़ें होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसको सस्टेन किया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में आप देखें जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनकी सप्लाई चेन है, सो हम उस पर ईयरली डिपेंड कर रहे होते हैं, और साथ साथ हम जो अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडिजीनियसली जो स्टेट एंटरप्राइज ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो मुश्तरका तौर पे जेवीज की फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स को ढूंढने में लगी हुई हैं, और वो सर्च भी कर रही हैं। अब्दुल हनान साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसा काम नहीं है कि फोटोकॉपी की तरह इधर से कागज़ डाला और उधर से निकल आया, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेकिन ये फरमाइएगा कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने कोहाट में तेल और गैस के एक बड़े ज़ख़ीरे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जी ये दरियाफ्त हुआ और इसको नए साल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो करार दिया जा रहा है। क्या समझते हैं कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, और यहाँ से रोज़ाना कितना पेट्रोल और गैस जो है वो हमें मिलने की तवक्को है? जो कोहाट में OGDCL की डिस्कवरी है, ये देखिए मैंने भी इमरान साहब बताया कि हमारी जो डेली की डिमांड है वो 2.5 लाख से लेके तकरीबन 4 लाख बैरल पर डे की डिमांड है, और हम जो कोहाट से प्रोड्यूस कर रहे हो मेरे ख्याल 5,000 या 6,000 बैरल पर डे उस वेल से कर रहे हैं।
तो वैसे तो ये डिस्कवरी उस वेल के हिसाब से काफी बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि हमारे जितने भी नॉन रेजर्वायर थे जहां पे पिछले 30 सालों में कन्वेंशनल जो हाइड्रोकार्बन हैं ये उसी की फील्ड्स हैं, तो इसको अब कंपनीज क्या कर रही होती है कि इसको ऑप्टिमाइज कर रही होती हैं, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रही होती हैं, क्योंकि जमीन के अंदर आपको बताता चलो कि हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। सबसे मुश्किल टास्क होता है कि इनको 10,000 फुट से सरफेस पे लेके आना, जिसके लिए बहुत हैवी टेक्नोलॉजी मशीनरी दरकार होती है। तो ये जो डिस्कवरी छोटी छोटी गुज़िश्ता कुछ महीनों से आ रही हैं, ये डेफिनेटली एक खुशाइन बात है, लेकिन जो हमारी डिमांड है हम उसको मीटअप करने नहीं पा रहे। अच्छा, हम पे तो डिमांड को इसमें मीटअप नहीं कर पा रहे, ये भी दुरुस्त बात है, लेकिन अब ये भी बताइएगा कि अब कनाडा के साथ हमने देखा, कैनेडियन कंपनी के साथ भी हमारे एक एमओयू पर दस्तखत हुए हैं और उसके तहत जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कनाडा हमें फराहम करेगा। तो इस बारे में बताइएगा, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस मुआहदे से पंजाब में क्या कुदरती पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो कैनेडियन कंपनी है उनके दरमियान जो हुआ मुआहदा, उस पर जरा रोशनी इस दरियाफ्त से कितनी तेजी आएगी एक्सप्लोर करने में हमें तेल और गैस के ज़खायर? बिल्कुल। देखें, पूरी दुनिया में एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन इन कनाडा, PDAC। अभी ये 1 से लेकर 4 मार्च को हुआ है, और जिसमें तकरीबन दुनिया के 125 ममालिक ने शिरकत की, और तकरीबन 30 से 35 हज़ार पार्टिसिपेंट्स ने इसमें अपनी ट्रेड शो किया। तो इसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, देखें सैटेलाइट जो सर्विसेज हैं जो कि दुनिया में बहुत सी कंपनीज ऑफर कर रही हैं। सो ये भी अभी जैसे आपने फरमाया है कि एक फोटोकॉपियर मशीन नहीं है, तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। हमें ये देखना है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, क्योंकि इसमें हर बंदे की एक्सेस में ये सर्विसेज है, लेकिन उसको बुरे कार्ड लाते हुए उस कंपनी की जो सक्सेस स्टोरी है वो देखनी पड़ती है। तो ये अच्छी बात है कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैनेडियन फर्म के साथ एसोसिएशन कर रही है, और इस एसोसिएशन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। तो लेकिन इसमें बताता चलो कि बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, कुछ कंपनीज लोकलाइज लिस्टेड होती हैं। तो हमें ये देखना होता है कि नेशनल लेवल पे जिसको ग्लोबल मॉडल यूज कर रहे हैं, हमें भी उन्हीं कंपनीज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी करती क्या है कि हमारी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करती है, और हम जरा ऑप्टिमाइज हो जाते हैं कि कौन से एरियाज हैं जहां पे मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब्दुल्ला नान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये फरमाइएगा कि सैटेलाइट डाटा, रिमोट सेंसिंग और उसके बाद जोग्राफियाई तज्जियाती तरीके होते क्या हैं, थोड़ा सा ये बता दें। इनकी मदद से हम वसाइल को आसानी के साथ और बेहतर मनसूबाबंदी के साथ कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, उसमें आपको बताते चलूं कि कुछ डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट को फोकस कर रहे होते हैं। आसान जुबान में जिस तरह कैमरा होता है, कैमरे के पिक्सल होते हैं, तो सैटेलाइट क्या करती है, उसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स होते हैं जो अर्थ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मैयर कर रहे होते हैं, जिसमें नासा की सबसे बड़ी सैटेलाइट है आस्ट्रेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और इसी तरह यूरोप में सेंटिनल है। तो हर सैटेलाइट के डिफरेंट सेंसर होते हैं, तो जब उस इमेज को, अर्थ के इमेज को कैप्चर किया जाता है, तो उस इमेज के अंदर हम जो मिनरल्स होती हैं सरफेस के ऊपर पड़ी हुई, उसमें उसकी रेडिएशन को पिक करते हैं, जिसको हम एमिसिटिविटी कहते हैं टेक्निकल टर्म में। तो हर मिनरल का, हर रॉक का एक अपना स्पेक्ट्रा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस रीजन में, फॉर एग्जांपल अगर हम पोटोहार में चले जाते हैं जहां पे सॉल्ट पड़ा हुआ है, या लाइमस्टोन है, या बलूचिस्तान में चले जाते हैं जहां पे हमारे पास कॉपर की मिनरल्स हैं, तो हमें एक सिग्नल मिलता है कि इस रीजन में इस तरह की मिनरल्स हो सकती हैं। तो इसमें काफी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है कि इसमें एरिया मैक्सिमम कितना कवर किया जा सकता है, तकरीबन 3600 किलोमीटर, लाइक 3600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर सकते हैं, स्मॉल एरिया कर सकते हैं। और अगर हम यूरोपियन सैटेलाइट में जाते हैं तो तकरीबन 11,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया जा सकता है। ठीक सर, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन के लिए। हमने देखा कि चीनी कंपनी एरोस्पेस डेवलपमेंट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है, और इसके तहत एरोस्पेस, मसनूई जहानत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और तवानाई के मनसूबों पर काम होगा। क्या इस मनसूबे को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर समझा जा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का एक मनसूबा है और वादा है? हाँ बिल्कुल। मैं अभी आज सुबह ही शंघाई मेटल एक्सचेंज में 2 आर्टिकल्स देख रहा था। ये वन ऑफ दी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल जैन मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता कुछ सालों से ये जितने भी MOUs आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, देखें ये हम मीडिया पे बैठ के बहुत सी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रियल सेंस में ज़रूरी क्या है, हमें काम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर।
कंपनीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर हमारा होमवर्क नहीं है तो हम इन चीज़ों को रेडीली अवेलेबल नहीं कर सकते। देखिए, इन्वेस्टर जब आता है तो उसको डाटा सेट चाहिए होता है, क्योंकि उसने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का पोर्टफोलियो चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो चाहिए, उसको सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो चाहिए उसकी फंड्स की सिक्योरिटी का चाहिए। सो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि दिस इज द राइट टाइम पाकिस्तान अपने मादनी वसाइल को बुरे कार्ड लाते हुए इंडिजीनियस एमओयूज के साथ खुद कफील हो सकता है। तो हमें जिस चीज की जरूरत है, हमें अपने डिपार्टमेंट्स के होमवर्क की जरूरत है, जिसमें हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, सपोर्ट करना है, अपग्रेड करना है, तब जाके हम इस तरह के मामला। अब्दुल अनान साहब, आप हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये फरमाइएगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे अंदाज में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम एक दूर दराज एरिया में एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस, रोड डेवलपमेंट और जो टेक्निकल चीज में सप्लाई चेन जो होता है, सप्लाई चेन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम माइनिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारी सप्लाई चेन नहीं टूटना चाहिए। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज हैं, अभी अमेरिकन फर्म्स भी पाकिस्तान में आई हुई हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड कर रही हैं। तो जब हम उनसे एक एमओयू साइन करते हैं कि हम आपको एनुअली या मंथली इतनी डिमांड देंगे, पहली मंथ तो हम उनको या 2-3 माह हम उनको अच्छी डिमांड दे सकते हैं, लेकिन अगर लोकली बाय एनी रीजन हमारी वो सप्लाई रुक जाती है तो इसका इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ या बिजनेस टू बिजनेस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे हमारे जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, हमारी लोकल गवर्नमेंट है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इसको इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। और इसकी रीजन ये है कि ग्लोबली अगर हम यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और तमाम एडवांस कंट्रीज में देखें, वो लोग इस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी जो सप्लाई है वो टूटती नहीं, और कंटिन्यूसली वो एक इंडिजीनियस रिसोर्स को पुटअप कर रहे होते हैं, जो कि डेवलपमेंट साइकिल में एक खुशाइन और एक तरक्की याफ्ता बात होती है, जिसकी एग्जांपल पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर है, क्योंकि वो काफी डेवलप सेक्टर है। बिल्कुल, एमओयूज और इन्वेस्ट तो हमें बाहर से आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को खुद कफील होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा, डिपार्टमेंटल काम जो है वो करना ज़रूरी है ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल अनान साहब हमारे साथ मौजूद है, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।